स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक नंबर थर्ड दैट इज नॉर्थ कोरियाज इन्वॉल्वमेंट इन द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। ठीक है बॉस, अभी देखो बॉस, ये एपिसोड नंबर आपका थर्ड होने वाला है। एपिसोड नंबर 1 में हमने COP29 एंड इससे रिलेटेड जितने भी डाइवर्स फैक्टर्स हो सकते हैं, अलॉन्ग विद दिस जितनी भी मेजर फॉरम्स हैं, जैसे कि आपकी G20, ब्रिक्स, क्वाड है ना, और मल्टीपल है जितनी भी हैं भाई, सबको इंक्लूड करके देखा था कि यार COP में मतलब क्लाइमेट चेंजेस में कैसे ये सारी कंट्रीज, इवन सारी फॉरम्स कैसे रोल प्ले कर सकती हैं। सेकंड टॉपिक में हमने देखा था इंडिया यूएस रिलेशन, क्योंकि यार ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि मल्टीपल AFSB SSB इंक्लूडिंग NSB में आ चुका है। इसको थोड़ा सा हमने नेक्स्ट लेवल ले जाने की बात की थी, जहां पे हमने सैंक्शंस को रिलेट किया था। इसी में हमने आपके रशिया का पॉइंट भी इंक्लूड किया था। अलॉन्ग विद दिस इंडियन एंटिटीज के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, उससे रिलेटेड सारी बातें की थी। आज बात करने वाले हैं थर्ड टॉपिक के बारे में। ठीक है, सो थर्ड टॉपिक भी बहुत कुछ ऐसा ही है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया हम किसकी बात करने वाले हैं, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की। अब देखो, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जब से ये स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट इसको अराउंड अब यार 3 इयर्स होने वाले हैं। ठीक है, एंड यार जब से ये स्टार्ट हुआ ना भाई, इसमें मतलब मल्टीपल डाइवर्स फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये लॉन्ग वॉर होती चली आ रही है। अभी ये एक टॉपिक ऐसा है भाई जो आपको लेक्चर GD हर जगह देखने को मिल जाएगा, बट अभी इस टॉपिक को एक थोड़ा ट्विस्ट देने वाले हैं हम। क्यों? क्योंकि अब भैया नॉर्थ कोरिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है इन द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। जैसा कि आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया रशियन साइड से सपोर्ट करने वाला है इन द रशिया यूक्रेन वॉर। अभी देखो, आप बोल सकते हो कि भैया आपने यूएसए का पॉइंट क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि यूएसए भी तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था। इवन जो सारी वेस्टर्न पावर्स हैं वो सारी कर रही थी। बट भैया आपने वो वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि बॉस वो वाला पॉइंट इज एन इनडायरेक्ट सपोर्ट, है ना, आर यू गेटिंग ना, कि भैया जो भी यूएसए का सपोर्ट था वो कैसा सपोर्ट था, इनडायरेक्ट सपोर्ट था। बट नॉर्थ कोरिया ब्रिंग्स एज अ कंट्री, जो कि एक ऐसी कंट्री निकल के आती है भाई जो कि डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है इन द ग्लोबल फॉरम्स। ठीक है, मतलब काफी सारी चीजें ऑफिशियली हुई हैं, इसीलिए हम इस पॉइंट को इंक्लूड करने वाले हैं। अब देखो बॉस, जब आप ये वाला पॉइंट पढ़ोगे तो होप्स हो कि अगर आप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो यहाँ पे आपको एक अभी करंट जो सिनेरियो हुआ था उसका भी पता होगा कि भैया जो रशिया है, रशिया प्लस नॉर्थ कोरिया वर्सेस हो गया था आपका यूक्रेन, है ना, एंड वेस्टर्न पावर्स को इंक्लूड नहीं करूंगा मैं इधर, क्योंकि वो हिडन सोर्स है ना, हिडन सोर्स के तरीके से देख सकते हैं, फिर हिडन पावर है वो। अभी देखो, अब क्योंकि धीरे धीरे चीजें एक्सपोज होती आ रही है यहाँ पे, हालांकि ब्रिटेन ने कहा था कि यार हम कंप्लीट डायरेक्ट सपोर्ट करने वाले हैं यूक्रेन को, तो उन चीजों को थोड़ा हम साइड में रखेंगे, क्योंकि आगे जो लीड है वो हम पढ़ लेंगे उसमें। ठीक है, अब देखो बॉस, इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जैसे रशिया एंड नॉर्थ कोरिया है, अगर आप अभी करंट से रिलेटेड रहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इन दोनों कंट्रीज के जो भी सोल्जर्स वगैरह आए थे नॉर्थ कोरिया से रशिया में, ड्यू टू बोल सकते हैं नॉट बेटर अंडरस्टैंडिंग और द बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इतना बेटर नहीं था, जिसके कारण इन दोनों सोल्जर्स, मतलब जिनको सिर्फ एक साइड से लड़ना था, इन दोनों सोल्जर्स ने भाई एक दूसरे को ही किल कर दिया था, है ना, अभी करंट न्यूज थी। तो यार अब आपको समझना है क्या है, आप इस पॉइंट को यूज कहाँ करोगे, आप इस पॉइंट को यूज करोगे जब आपसे IO मतलब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछता है ना कि भैया हम ना मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं ना, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, तो यार हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते क्यों हैं? अब आप लेके कैसे जाओगे इंटरव्यूइंग ऑफिसर को इस पॉइंट तक? अब आप लेके जाओगे ऐसे, जब भाई वो आपसे पूछेगा ना कि यार करंट 5 एडवांसमेंट बता दो आपकी सोर्स, मतलब आपकी जो भी प्रेफरेंस है, जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एज वेल एज इंडियन नेवी, तब आप बताओगे, तब आप यार ऐसी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम लोगे जो कि अभी करंट न्यूज में हो। ठीक है, आपने बहुत जैसे ही उसका नेम लिया तो हमेशा इंटरव्यू ये पूछता है कि भैया मिलिट्री एक्सरसाइज करते क्यों है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है एज द इंडियन पर्सपेक्टिव। वहां पे भैया आप ये पॉइंट यूज करने वाले हो कि सर देखो, हम कभी भी जब भी कभी वॉर में आते हैं, वॉर में जब भी हम कभी आएंगे तो नो डाउट हमारी जो भी फ्रेंडली कंट्रीज है वो हमारे साथ आएंगी। सबसे पहला तो मेन मोटिव होता है कि भैया कंट्रीज की जो मतलब कंट्रीज के जो भी रिलेशन है वो स्ट्रेंथन हो। जब हमारी कंट्रीज के रिलेशन स्ट्रेंथन होंगे तभी हम एक दूसरे की मिलिट्री के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, है ना, जब इतना ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं, इतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सेकंड वन देखो, आप क्या बताओगे कि सर इससे बेटर कोऑर्डिनेशन पता पड़ता है बिटवीन दी टू डिफरेंट कंट्रीज मिलिट्रीज। ठीक है, अब जैसे नॉर्थ कोरिया एंड रशिया की अगर यार पहले से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती या फिर उन्होंने कुछ एग्रेसिव मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया होता, तो इन दोनों मिलिट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए था ना। बट क्योंकि देखो, नो डाउट नॉर्थ कोरिया ने सपोर्ट किया, रशिया को डायरेक्टली सपोर्ट किया, इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल सपोर्ट किया, लेकिन इन दोनों मिलिट्रीज के बीच में इतना बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसके कारण ये दोनों जितना इफेक्टिव रिजल्ट्स दे सकती थी, साथ में मिलिट्री इतना इफेक्टिव रिजल्ट दे सकती थी, वो अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे ना। सो कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक यार यहाँ पे एक अनकोऑर्डिनेशन या फिर मिस कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है इस पॉइंट में? तो जब भी आपसे ये वाला पॉइंट पूछा जाए तो आपको ये वाला पॉइंट इंक्लूड करना है। रेस्ट जो पॉइंट इंक्लूड करोगे, जैसे सर दोनों कंट्रीज के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, हमें भैया नई टेक्नोलॉजी पता पड़ती है, तो वो सारे पॉइंट यार हैं। ठीक है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि यार अगर आप इस पॉइंट को यूज करते हो तो एक नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। अब कुछ और बात करें, जैसे कि भैया इसमें 3 लीड्स क्या हो सकती हैं। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिवली सोचो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब देखो नॉर्थ कोरिया बीइंग अ थर्ड पार्टी रशिया यूक्रेन में इंक्लूड होने वाली है, तो नो डाउट कहीं ना कहीं UN तो कुछ ना कुछ करने वाला है ना।
तो नो डाउट एक पूरी लीड सिर्फ यूएन पे रहेगी, ठीक है। सेकंड वन देखो, क्योंकि भैया यहाँ पे हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस का एग्जाम देने वाले हैं, तो भैया इंडिया का भी कुछ ना कुछ रोल देखने को मिलेगा, है ना। तो सेकंड लीड इंडिया से रिलेटेड होगी। एंड द थर्ड लीड होगी कि भैया रशिया यूक्रेन वॉर, जिसको ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने वाले हैं, वहां पे नॉर्थ कोरिया बीइंग अ थर्ड पार्टी आके इंक्लूड हो गया, तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल टेंस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ना। जो भी रीजन है वो कंप्लीटली डिस्टेबलाइज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न पावर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसी के कारण थर्ड आपकी जो लीड हो जाएगी, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भैया ग्लोबली ये कैसे इंपैक्ट करने वाला है, ठीक है। होप सो समझ गए होगे कि कैसे लीड्स मैंने चूज आउट कर रखी है। सो आपकी लीड नंबर 1 ये है, लीड नंबर 2 ये है, लीड नंबर 3 ये है, ठीक है। चलो यार स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी पॉइंट्स, जहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड ऑल दोज हु आर आस्किंग अबाउट द पीडीएफ, तो यार पीडीएफ में पहले अपलोड कर चुका हूँ, है ना, आपके ऑफिशियल टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। So starting from the topic number 3, that is North Korea's involvement in the Russia-Ukraine conflict, ठीक है। मैं आपको लीड 1 बता चुका हूं कि आपकी कौन सी होने वाली है, इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल सिक्योरिटी, कि भैया ग्लोबली इसको सिक्योरिटी को कैसे हार्म करने वाला है, ठीक है। अब देखो पहला वाला पॉइंट देखते हैं, दैट इज रीजन डिस्टेबलाइजेशन। मतलब पूरा का जो रीजन है, कंप्लीट जो रीजन है, मतलब आप समझो ना, उसके कभी भी कहीं भी अगर वॉर होती है तो उसके आसपास का रीजन काफी ज्यादा डिस्टेबलाइज होता है। बेस्ट एग्जांपल दूं, बांग्लादेश में भी क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ, ठीक है। बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ, लेकिन उससे हुआ क्या भैया, इंडियन इंडियन जो बीएसएफ वगैरह हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई ना। रोहिंग्या इशू निकल के आने लगा, इसी के साथ रिफ्यूजी का इशू निकल के आने लगा। मतलब समझो आप कहीं पे भी अगर किसी भी रीजन में कुछ ना कुछ डिस्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, तो आसपास की कंट्रीज अपने आप इम्पैक्ट मतलब उनके आसपास ना अपने आप उनको इम्पैक्ट फेस करना ही पड़ता है। सेकेंड एग्जाम्पल देके देखूं तो भैया चाइना चाइना भी क्या कर रहा है, रिसेंटली डैम बना रहा है। डैम बनाने के कारण हमको एक एक्स्ट्रा फंड एलोकेट करना पड़ा इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसके कारण हम क्या कर पाए, अपना एक और खुद का डैम बना पाए टू काउंटर दी वाटर मोनोपोली। हालांकि ये भाई पॉइंट बहुत अच्छा है, मतलब इससे रिलेटेड आई होप सो कि एक वीडियो आना चाहिए, ठीक है। सो आई विल मेक इट व्हेन आई विल गेट टाइम, ठीक है। आगे देखो, सो रीजन डिस्टेबलाइजेशन होप से समझ गए, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब देखो इसमें नॉर्थ कोरिया का कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा। नॉर्थ कोरिया सपोर्ट फॉर द रशिया मे लीड टू द फर्दर डिस्टेबलाइजेशन इन द ईस्टर्न यूरोप। मतलब क्योंकि भैया एक थर्ड पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट लेने वाली है इन दी रशिया यूक्रेन वॉर, तो भैया जो पहले से कंट्रीज रोल प्ले कर रही थी, कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइजेशन आएगा। अब जो यूक्रेन को जो पहले हिडन तरीके से सपोर्ट कर रही थी, अब भैया वो डायरेक्टली सपोर्ट करने लगी थी, जहां पे मैंने आपको एक मिसाइल का नाम भी बताया था, डेट इज ब्रिटेन की मिसाइल थी, ठीक है। आगे देखो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिस्क। अब भैया ये क्या कहना चाह रहा है, वी ऑल नो डेट कि भैया रशिया बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री, जिसके पास काफी अच्छे वेपन्स है, ठीक है। इवन हम भी रशिया से बहुत कुछ परचेज करते हैं। यहां से कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डर आता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि भैया ग्लोबली कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ग्लोबली सिर्फ इंटरेस्ट देखे जाते हैं। अब जब रशिया यार इन दी कंट्री, जहां पे रशिया एक ऐसी वॉर में इंक्लूड है जहां पे भैया ना तो देखो चाइना ने डायरेक्टली इसको हेल्प की है, ठीक है। चाइना इंडिया ना तो इंडिया ने की है, ठीक है। चाइना इंडिया ने अगर हेल्प की है तो कैसे, सिर्फ इसको मॉनिटरी फंड्स प्रोवाइड किए बाय इंपोर्टिंग, है ना, बाय इंपोर्टिंग ऑयल। ऑयल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस कारण इसके जो भी मनी कटआउट से वो नहीं हुए, बस बाकी रेस्ट हमने इसको डायरेक्ट कुछ भी सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे अगर भैया नॉर्थ कोरिया ऐसी सिचुएशन में अगर निकल के आ रहा है, तो नो डाउट नॉर्थ कोरिया भी कुछ ना कुछ इन डिमांड चाहता होगा ना रशिया से। अब रशिया से क्या चाह सकता है ये भैया, ये चाहता है कि भैया जितनी भी आपके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है सारी हमें कर दो ट्रांसफर, इन रिटर्न हम आपको देने वाले हैं बहुत कुछ, ठीक है। सो दिस इज हिडन ऑफ द माइंड ऑफ द बोथ ऑफ द कंट्रीज। एंड ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी को पता नहीं है, सब ऑल दी जियोपॉलिटिकल थिंकर्स नो अबाउट इट, है ना। एंड इवन व्लादिमीर पुतिन साहब भाई बहुत अच्छे जियोपॉलिटिकल थिंकर हैं, ठीक है। तो आगे देखो, रिस्क ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयरिंग बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड दी रशिया, सेकंड वन हो गया चैलेंज। आगे देखो, नाटो का चैलेंज क्या निकल के आएगा कि भैया नाटो की वजह से ही, मतलब बोल सकते हैं कि नाटो का जो कि आर्टिकल नंबर 5 है, दिस इज द वन पॉइंट, है ना। मैं यार कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछता हूँ कि भैया बताओ रशिया एंड यूक्रेन का मेन इशू क्या है, तो सब बच्चे यही बोलते हैं कि भैया नाटो का आर्टिकल नंबर 5 के अकॉर्डिंग यूक्रेन के साथ अगर एक्टिव हो जाएगा, अगर मतलब यूक्रेन उसमें जुड़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी एक कंट्री पे अगर मतलब लड़ाई वगैरह या फिर वॉर वगैरह होती है, तो वो सारी मल्टीपल कंट्रीज पे मानी जाएगी, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू गिव द सेम आंसर, बट यार यहाँ पे आपको क्रेमिया वाला भी इशू करना पड़ेगा, है ना। क्रेमिया जो एक पार्ट है जो कि रशिया के पास है अभी, वो यार कभी यूक्रेन का हुआ करता था। सो दिस वॉज ऑल्सो मेन पॉइंट ड्यू टू विच रशिया यूक्रेन वॉर आज हैपनिंग, ठीक है। आगे देखो, इंक्रीज प्रेशर ऑन नाटो टू कॉन्ट्रैक्ट दिस न्यू अलाउंस, ठीक है। मतलब नाटो के पास एक चैलेंजेस निकल के आएंगे कि भैया जो ये न्यू अलायंस होते जा रहे हैं बिटवीन दी एनिमी कंट्रीज मेरा कहना है हमारी नहीं, जो आपकी नाटो के लिए है, डेट इज
आपका रशिया, तो उनको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ इनको आप प्लान करना होगा, ठीक है। आगे देखो मिलिट्री एक्सचेंज किसमें भी होगा, पोटेंशियल फॉर द नॉर्थ कोरिया टू गेन एडवांस्ड मिलिट्री रिसोर्सेज फ्रॉम द रशिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया रशिया को हेल्प कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रशिया को भी कहीं ना कहीं तरीके से नॉर्थ कोरिया को हेल्प करना पड़ेगा। आगे देखो ग्लोबल आर्म्स रेस क्या कहना चाह रहा है भैया, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया बीइंग एन कंट्री अपने आप को मिलिटरली पावर अप करना चाहती है। कैसे? मिलिट्री वाइज अपने आप को भाई बहुत ज्यादा पावर अप करना चाहती है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया बीइंग एज अ कंट्री। तो देखो हाइटेंड आर्म्स रेस अमंग द ग्लोबल पावर्स, तो जितनी भी ग्लोबल पावर्स है उसके बीच में ये आ जाएगा कि भैया देखो, अब देखो नो डाउट यार रशिया के पास भाई बहुत कुछ है देने को, बहुत कुछ है, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो वो प्रोवाइड कर सकता है इसको नॉर्थ कोरिया को। अगर ये सारी अगर शिफ्ट हो जाएगा, अगर ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि बोथ ऑफ द कंट्रीज केम क्लोजर। देखो वॉर के टाइम पे यार अगर मैं एग्जांपल लूं, हमारे साथ रशिया के अभी तक इतने अच्छे रिलेशन क्यों है? क्योंकि ऐसे टाइम पर रशिया ने हमको हेल्प किया था जहां पे सारी कंट्रीज हमसे मुंह फेर चुकी थी, इवन यूएसए ऑल्सो, है ना। तो इस वजह से तो हमारे रिलेशन इतने अच्छे हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशन अभी रशिया के साथ है, ठीक है, अगर रशिया के टाइम पे यार नॉर्थ कोरिया हेल्प कर रहा है, वो भी डायरेक्टली हेल्प कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल फोरम्स, उससे भाई किसी का डर नहीं है। एन नंबर ऑफ सैंक्शन लगे हैं, एन और लगा दो, कोई मतलब नहीं। अगर ऐसे टाइम पे सपोर्ट कर रहा है तो यार एक फ्रेंडशिप जो कि नेक्स्ट लेवल निकल के आएगी। अब जब वो फ्रेंडशिप नेक्स्ट लेवल निकल के आएगी तो जो ग्लोबली अभी आप देखो तो 3-4 पावर हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, आपका हो गया यूएसए एंड रशिया। मोटा मोटा देखा जाए तो यार 4 ग्लोबल पावर हैं। आगे फिर 5वीं ग्लोबल पावर भी आ जाएगी ना, क्योंकि फिर उसके पास भी ये सारे इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कि ग्लोबल पावर रेस निकल के आ रही है, जहां पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भैया यूएसए का कंप्लीट है कि भैया उसे ऑटोनॉमी क्रिएट करनी है, वहां पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस देखने को मिलेंगे ना। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट टू इंक्लूड इन योर जीडी। आगे देखो यूक्रेन की सिक्योरिटी, भैया यूक्रेन की सिक्योरिटी वही आप नाटो चैलेंज वाले पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो कि थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेन एंड इट्स अलाइज, यूक्रेन एंड उसके अलाइज के साथ एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिलेगा। आगे देखो सैंक्शंस का वायलेशन, सैंक्शंस जो लगी हैं उनका एक क्या होगा, वायलेशन होगा, मतलब वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल सैंक्शंस अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं सैंक्शंस फेस करने होंगे, है ना। देखो बॉस इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रॉग अलायंस। अब भैया रॉग का मतलब वैसे तो डस्ट होता है, मैंने सुन रखा है, वो कैब में आप डालते रहते हो, है ना, पत्रिका में। लेकिन भैया रॉग देखो एक कंट्री को बोला जाता है कि ऐसी कंट्री रॉग कंट्री होती है जो अपने इंटरेस्ट को मतलब देखती है, ठीक है। अदरवाइज अदर कंट्रीज के जो भी इंटरेस्ट है उससे उसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस जो भी इंटरनेशनल पीस है उसको हार्म करती है, तो ऐसी कंट्री को इन दी जियोपॉलिटिकल टर्म हम रॉग बोलते हैं, ठीक है। मल्टीपल जियोपॉलिटिकल थिंकर ने एक वर्ड दे रखा है रॉग, ठीक है। सो अब तो समझ गए होगे। सो ये वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्थ कोरिया के लिए यूज किया जाता है। सो इनकरेजमेंट ऑफ द सिमिलर अलायंस अमंग रॉग नेशंस, ठीक है। अब जैसे ये जो जैसे नॉर्थ कोरिया है भैया, नॉर्थ कोरिया अब रशिया जैसी कंट्री को हेल्प कर रही है, तो इससे देखने से क्या होता है, देखो कोई भी एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है ना इन दी वर्ल्ड, तो भाई उसको देखने के साथ ही ना मल्टीपल कंट्रीज उसके आगे निकल के आती हैं कि यार अगर ये कंट्री कर सकती है, इसके पास कुछ नहीं हुआ तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से अब देखो धीमे धीमे क्या हो रहा है भाई, यूएसए के सैंक्शंस को कोई भी नहीं लेता उस पे, मतलब कोई भी ना बहुत ज्यादा उस पे स्टेक पे नहीं लेता कि यार सैंक्शन ही तो है भाई, लगा दिए तो लगा दिए। इवन इंडिया को भी देखो आप, इंडिया लगातार रहता है सैंक्शन, है ना। हालांकि ये सारी बात मैं पिछली वाली वीडियो में एपिसोड नंबर 2 में कर चुका हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे पॉइंट क्या है, पीस टॉक डिसरप्शन। भैया ये क्या कहना चाह रहे हैं, पीस टॉक डिसरप्शन क्या है कि भैया आप देखो अभी जो इन बिटवीन बात आ रही थी कि भैया जो यूक्रेन एंड जो रशिया का जो लड़ाई भैया ये चल रही है ना, ये भैया सही करा सकते हैं कौन कौन सी कंट्री, सिर्फ इंडिया एंड चाइना, इधर भी द इंडिया और दी चाइना, इन दोनों में से कोई सिर्फ एक कंट्री इसको करा सकती है ना। हालांकि कुछ और भी जो कि रशियन अलाइज कंट्री है उन्होंने भी सेम कहना आया था, ठीक है। अब देखो इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड चाइना तभी कर सकती है, हालांकि ये पॉइंट मैंने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ये यार तब कर सकती है ना जब दोनों कंट्री साथ में बैठ के सुलझे, है ना। मतलब आप देखो ना कभी भी अगर आपको कहीं पे भी लड़ाई हो रही है दो दोस्तों के बीच में, तो आप कब सुलझा पाओगे, जब उन दोनों के इंटरेस्ट एंड उन दोनों की वो किसी कॉमन पॉइंट पे आके रुके ना। अब यहीं पे यार अगर नॉर्थ कोरिया की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो डोंट यू थिंक कि अब यार ये दोनों कंट्रीज कुछ नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि अब इस वॉर एस्केलेशन में एक थर्ड कंट्री का रोल आ गया। अगर ये दोनों कंट्री जाती हैं पीस कराने के लिए, तो फिर इसी वॉर में भाई ये दोनों कंट्री भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, जो कि ये दोनों कंट्री से भी बिल्कुल नहीं चाहती। ये दोनों कंट्री चाहती कि भैया हम जितनी भी यहाँ आसपास की जो भी डिस्ट्रक्शन है उन सबसे हमें बच के चलना है, हमें सिर्फ अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी है एज मच एज वी कैन, है ना। तो एक ये पॉइंट निकल के आ गया। आगे देखो ऑथराइजिंग एक्सेस, मतलब क्या कहना चाह रही भैया, स्ट्रेंथिंग द एक्सेस ऑफ द ऑथराइजियन रिजीम आफ्टर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, आपको पता होना चाहिए नॉर्थ कोरिया क्या है, डिक्टेटरशिप कंट्री है, ठीक है। डिक्टेटरशिप कंट्री होने के साथ अब देखो मतलब एक जैसे एक बोल सकते हैं मतलब जो मल्टीपल जो कि ऐसी कंट्रीज या ऐसे जियोपॉलिटिकल थिंकर्स
जो कि रशिया को एज अ फेवर कंट्री नहीं मानते या फिर ज्यादा पसंद नहीं करते, उनका कहना ये कि भैया जब से व्लादिमीर पुतिन साहब आए, व्लादिमीर पुतिन साहब की एक टाइप की मोनोपोली चली आ रही है ना, वो मल्टीपल टाइम प्रेसिडेंट बनते हैं, हर बार इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से तो कहीं ना कहीं ये कुछ डेमोक्रेसी अगेंस्ट दिखाता है कि भैया डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, वहीं पे जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो निकल के आती आ रही है, ठीक है। सो इसे बोलते हैं हम ऑथोरेरियन एक्सेस, ठीक है। सो ये कंप्लीट पॉइंट हो गया, स्ट्रेंथिंग द एक्सेस ऑफ द ऑथोरेरियन रिजीम अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, ठीक है। आगे देखो लीड टू क्या होने वाली है, रोल ऑफ द यूएन, यूएन का भैया क्या रोल है, यूएन का कैसे रोल आगे जाने वाला है ना। सो देखो उससे रिलेटेड बात करते हैं। सो अगर हम यूएन के रोल की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, सैंक्शंस एनफोर्समेंट। अगर अब देखो ये बिल्कुल पॉइंट अलग हो गया, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि यार ये जो कंफ्लिक्ट है वो ग्लोबली कैसे हर्ट कर सकता है अराउंड दी कंट्रीज। हम सेकंड लीड बात करेंगे कि भैया यूएन की, अगर जैसे आपके पास यूएन की लीड आती है, आप यूएन की लीड को चूज आउट करते हो, तो अब आप रशिया और यूक्रेन के बीच में फेवर में नहीं आओगे, अब आप यूएन की तरफ से बोलोगे कि यार बीइंग एन यूएन नेशनल कंट्री आप उसको कैसी चीजें, इन सारे वॉर को कैसे रोक सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको रोकना है वॉर को तो आप क्या करोगे, आप भैया कर दोगे क्या, सैंक्शन कर दोगे, क्या इन्फोर्स कर दोगे, आप सैंक्शंस को कर दोगे, इन्फोर्स कर दोगे। मतलब द यूएन सैंक्शंस फ्रेमवर्क नीड टू इन्फोर्स्ड फॉर द मेंबर्स कॉम्प्लियंस। मतलब यूएन अभी भैया लगाता है सैंक्शन, लेकिन मल्टीपल कंट्रीज इसको अब लेते नहीं है इतना ज्यादा सीरियस, है ना। लेकिन अगर आप इसको सैंक्शंस को लगा रहे हो तो आपको ये भी मेक श्योर करना होगा कि मल्टीपल जो कंट्रीज हैं वो सैंक्शंस को फॉलो करें, ठीक है। अगर आप यूएन वाली लीड चूज आउट करते हो तो दिस पॉइंट इज द बेस्ट वन टू वे फॉरवर्ड ओवर देयर, है ना। आगे देखो आगे क्या हो सकता है, एड कोऑर्डिनेशन, एड कोऑर्डिनेशन मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड एंड कोऑर्डिनेशन बिकम्स क्रिटिकल फॉर द यूक्रेन। मतलब भैया जैसे अभी देखो आपको अगर अच्छा बनना है तो आप कैसे बनोगे, कभी भी किसी भी कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है, आप भैया मेडिकल एड प्रोवाइड करो, जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नहीं करती हैं, बट इंडिया कर रहा है। इंडिया ने आप देख लो भाई हर जगह मेडिकल एड हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं, वेदर इट इज यूक्रेन वेदर इट इज रशिया, हमारे इंटरेस्ट में हो या ना हो, ठीक है। इवन जो अभी मार्कोस वाला केस था, जहां पे भाई सोमालिया वाला जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला, वहां पे भाई पाकिस्तानी बोट भी अगर कोलैप्स हुई थी वहां पे, तो इवन हमने पाकिस्तानी फिशरमैन थे उनको भी हमने मेडिकल एड प्रोवाइड की थी, है ना। सो उससे देखो हम हमेशा मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं। तो यूएन क्या कर सकता है यार, एड कोऑर्डिनेशन दिखाए, यूएन दिखाए कि भैया हम एड कोऑर्डिनेशन करेंगे, हम ह्यूमैनिटेरियन के लिए खड़े होकर निकल के आएंगे, ठीक है। सो वहां से एक बैलेट पॉइंट हो सकता है। थर्ड वन क्या हो सकता है, रेजोल्यूशन डिबेट्स। मतलब हमें कुछ ऐसी डिबेट्स, ऐसी ऑर्गेनाइज डिबेट करनी होंगी जहां पे मल्टीपल कंट्रीज आए एंड वो ये किसी न किसी कंट्री के सपोर्ट में आए एंड वो ये क्रिटिक करें कि भैया नॉर्थ कोरिया की जो डिप्लॉयमेंट होती जा रही है अंदर रशिया यूक्रेन, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो डिबेटिंग रेजोल्यूशंस टू काउंटर नॉर्थ कोरिया ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। आगे देखो सिक्योरिटी काउंसिल रोल, मतलब रोल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन एस्केलेटिंग ग्लोबल सैंक्शंस। ये भैया सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की बात हो रही है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स ये इंश्योर करेंगे कि भैया जो एस्केलेशन हो रही है इन दी वॉर वो ना हो, ठीक है। आगे देखो नेटो का कोलैबोरेशन, नेटो को और ज्यादा एक्सपेंड करके उसको एक बड़े फोरम पे लेके जाना होगा, है ना। सो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स विद द नेटो टू इंश्योर ग्लोबल पीस, है ना। अब भाई ये बिल्कुल मत सोचना कि यार ये मेरे सारे पॉइंट है, अगर आप ऐसी कुछ लीड चूज आउट करते हो जो आपको दी गई है आगे रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो कि ये रही, ठीक है। सो वंस यू चूज दिस काइंड ऑफ अ लीड तो आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपकी लीड को सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो आगे क्या और वैलिड पॉइंट्स हो सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट दी आर्म्स मॉनिटरिंग, आर्म्स मॉनिटरिंग मतलब भैया किस कंट्री के पास कितने ज्यादा आर्म्स उनको प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी कंट्री कर रही है, इन सारी चीजों को मॉनिटर करेंगे हम। इन सारी चीजों को जब मॉनिटर करेंगे तब हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे कि भैया कौन सी कंट्री में कहां से ट्रांसफर शिफ्ट हो रही है, ठीक है। सो मॉनिटरिंग आर्म्स ट्रांसफर बिटवीन दी रशिया एंड दी नॉर्थ कोरिया। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भैया पता पड़े रशिया सारी की सारी अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वॉर टेक्नोलॉजी सारी की सारी नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड कर दे। जहां पे एक ऐसी कंट्री, ऐसी डिक्टेटरशिप कंट्री जहां पे उसके पास अगर ऐसी पावर्स आ गई तो भैया कभी भी फिर कुछ भी हो सकता है ना। आर यू गेटिंग ना। आगे देखो डिप्लोमेटिक प्रेशर, हमें डिप्लोमेटिकली प्रेशर बनाना होगा, जैसे यूएन ने, मतलब यूएसए ने किस पे बनाया था, इंडिया बीइंग एन कंट्री पे बनाया था कि भैया इंडिया से उन्होंने बोला था कि आप कुछ भी रशिया वगैरह से परचेज नहीं करोगे। इन्होंने क्या बनाया था, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया था, जिसको आगे जाके एक्सेप्ट भी किया था किसने, हमारे राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है। राजनाथ सिंह जी ने, शॉर्ट में लिख देता हूँ, जब हमारे राजनाथ सिंह जी की कंप्लीट विजिट हुई थी कहाँ पे, अभी अभी आपकी अब आईएनएस सुशील की जब कंप्लीट कमीशनिंग हुई थी, ठीक है। सो लेवरेजिंग इंटरनेशनल प्रेशर्स फॉर द डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस, है ना। होप से समझ में आ रहा होगा। अगर एट एनी मोमेंट अगर आपको समझ में नहीं आया करे तो पीडीएफ रेफर कर लिया करो, है ना। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। आगे देखो 8 पॉइंट क्या होने वाला, मल्टीलेटरल टॉक्स, मतलब एडवोकेसी फॉर द मल्टीलेटरल टॉक टू कंटेन नॉर्थ कोरियाज एम्बिशंस। मतलब जो भी नॉर्थ कोरिया के भैया एम्बिशंस हैं उनको खत्म करने के लिए हमें मल्टीपल कंट्रीज को एक साथ लेते आते हुए टॉक्स बैठानी होगी, है ना। मतलब एक दूसरी कंट्री की जो भी इंटरेस्ट है उनको हमें वैल्यू देना होगा, जिस कारण ये जो कुछ भाई हो रहा है वो ना हो, है ना। कि मतलब कोई एक ऐसी कंट्री के पास इतनी ज्यादा पावर ना चली जाए कि वो आगे जाके
सभी ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक हार्मफुल कंट्री बन जाए। ठीक है, आगे देखो, नॉन प्लोरीफरेशन ट्रीटीज, भैया ये क्या कहना चाह रहा है? आपको पता होगा कि जब भी कभी कोई भी न्यूक्लियर कंट्रीज होती हैं तो उनको ये ट्रीटी साइन करनी होती है। इन ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है, नॉन प्लोरीफरेशन ट्रीटी का मतलब है कि भैया कोई भी कंट्री न्यूक्लियर एक्सटेंशन नहीं करेगी। मतलब आप जो देखो, जो भी न्यूक्लियर वेपन आप बना रहे हो उसको बहुत नंबर में नहीं बनाओगे, मतलब लार्ज नंबर में क्रिएट नहीं करोगे, पहली बात तो लार्ज नंबर में क्रिएट नहीं करोगे। और आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि भैया हम तभी इसको न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे जब हमारे पास कुछ ऐसा खतरा आता है, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। और आपको इन बातों पे स्टिक भी रहना होगा, है ना, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया आगे लेकिन करना कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं करना होगा। सो वी वांट कि भैया यूएन ये इंश्योर करे कि भैया ये सारी चीजें अच्छे से मेंटेन की जाए। ठीक है, सो स्ट्रेंथनिंग न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटीज। ठीक है, आगे देखो, कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन। कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन क्या कहना चाह रहा है भैया, कि यूटिलाइजिंग स्पेशल सेशंस फॉर द इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन। कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि मतलब मीडिएट कर पाए, मतलब जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है वो जैसे जैसे खत्म हो पाए उसको मीडिएट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें अरेंज करनी होंगी। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, इट इज इंडिया असिस्टेंस, कि भैया इंडिया कैसे एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है इन बिटवीन दी वॉर्स, जो भी वॉर चल रही है। तो इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, इंडिया हाउ इंडिया कैन, मतलब इंडिया का स्टैंड बेसिकली होगा क्या, एंड इंडिया कैसे इन सारी चीजों को रोक सकता है। ठीक है, सो पहले पॉइंट आ जाएगा स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी। सबसे पहले भैया जो हम कर रहे हैं क्या, क्योंकि बीइंग इन इंडिया अभी हमारे मेन मोटिव्स क्या है कि भैया हमें करना है ग्रो। अगर ग्रो करना है तो हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होगी। साइमल्टेनियसली हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि हमारे रिलेशन सारी कंट्रीज के साथ वन ऑफ द बेस्ट रिलेशंस के तौर में देखे जाएं। ठीक है, सो न्यूट्रलिटी हेल्प्स इंडिया मेंटेन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद द रशिया एज वेल एज यूएसए। ठीक है, इवन यूएसए ने हम पे काफी ज्यादा प्रेशराइज किया कि भाई ये मत करो, लेकिन हमने दोनों कंट्रीज के साथ एवन एज ऑफ नाउ अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं। ठीक है, आगे देखो, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब कन्फ्लिक्ट को जैसे हम खत्म कर पाए वो हमें देखना होगा। कैसे होगा, डिप्लोमेटिक एफर्ट टू एंश्योर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विदाउट एस्केलेशन। अगर भैया इंडिया ऐसी कंट्री निकल के आया ना जिसने रशिया यूक्रेन वॉर, जिसको भाई मल्टीपल पीपल ने, मल्टीपल कंट्रीज ने, मल्टीपल मोनोपोली कंट्रीज ने सोचा कि यार हम इसको खत्म कर दें, बट ऐसा नहीं हो पाया ना, कोई भी कंट्री अभी तक नहीं कर पाई। और वहीं अगर इंडिया कर दे तो आप समझ पा रहे हो भाई, इंडिया ऐसा मीडिएटर निकल के आएगा, फिर वो भाई सिर्फ साउथ का नहीं रह जाएगा, फिर मतलब साउथ एशियन का नहीं रह जाएगा, फिर पूरे के पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का एक मीडिएटर निकल के आएगा। ठीक है, आगे देखो, ह्यूमैनिटेरियन एडवोकेसी, मतलब एडवोकेसी फॉर द ह्यूमैनिटेरियन एड थ्रू द यूएन, है ना। यूएन जैसे कि आपको पता होगा, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं वगैरह वगैरह होती हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करती हैं, वहां पे इंडिया एक भाई बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आप देखो कि इवन यूएन में अभी भी हमारी मल्टीपल फोर्सेस इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सो वहां से कहीं ना कहीं हम ह्यूमैनिटेरियन एडवोकेसी को प्रमोट कर सकते हैं। आगे देखो, ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस कैसे करना होगा, बैलेंसिंग ट्रेड टाइज विद दी बोथ वेस्टर्न नेशंस एंड देन रशिया। वहीं पे भाई आ गया ना कि दोनों कंट्रीज के बीच में बैलेंस मेंटेन करना होगा, मैं वही पॉइंट है सेम। ठीक है, आगे देखो, मीडिएशन पोटेंशियल, मतलब पोजीशनिंग एज अ पोटेंशियल मीडिएटर इन पीस टॉक्स। पीस टॉक्स के बीच में हमें एज अ मीडिएटर निकल के आना होगा, जहां पे दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट देखे जाएं, दोनों कंट्रीज साथ में स्टेबलाइज भी हो जाएं। ठीक है, आगे देखो, रीजनल स्टेबिलिटी को हमें मेंटेन करना होगा। रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे तभी बात है ना, तभी हम मीडिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एंड जब हम मीडिएशन के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम डिप्लोमेटिकली कहीं ना कहीं उभर के आएंगे। ठीक है, सो अवॉइडिंग डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, हमें बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए टू प्रोटेक्ट रीजनल स्टेबिलिटी इन दी साउथ एशिया, है ना। बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली हम ये भी चाहते हैं कि भैया हमारे वजह से ये सारी या तो वॉर खत्म हो या फिर हम एज अ मीडिएटर निकल के आए। ठीक है, आगे देखो, सैंक्शंस इंपैक्ट। सैमसंग के इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, एड्रेसिंग पोटेंशियल सैंक्शंस दैट कुड इनडायरेक्टली अफेक्ट इंडिया। मतलब भैया अगर जैसे रशिया पे कोई सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं तो हमें उन सैंक्शंस की, मतलब देखो रशिया बीइंग एन कंट्री भाई अभी एक ऐसी कंट्री बन चुकी है इन द वॉर जिसके पास मल्टीपल सैंक्शन लगाए हुए हैं, है ना, हजारों सैंक्शन लगे हुए हैं। लेकिन हमें ये इंश्योर करना होगा कि भैया हम ऐसे सैंक्शन का वायलेशन ना करें जहां पे कहीं ना कहीं फिर इंडिया को कुछ ना कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। ठीक है, सो हम उन सैंक्शंस को वायलेट करेंगे जब तक वो इंडिया के फेवर में, अदरवाइज हम सारे सैंक्शंस को वायलेट नहीं करने वाले। ठीक है, आगे देखो, एनर्जी इंडिपेंडेंसी। यहाँ पे भाई ये पॉइंट मैंने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि हम इंडिया के इंटरेस्ट देखने वाले हैं। आप देखो डोनाल्ड ट्रंप जी 20 को, है ना, 20 जैन को, अब तो भाई ज्यादा टाइम रह भी नहीं गया, है ना, 20 या 22 जैन को वो एज अ प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कहाँ के, आपके यूएसए के। सो अंडर दीज थिंग्स वहां पे आपको ये इंश्योर करना होगा कि भैया जब ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो आपके जो भी यूक्रेन एंड जो भी रशिया की वॉर चल रही है वही खत्म हो जाएगी। खत्म वॉर जैसी खत्म होगी तो आप डोंट यू थिंक कि भैया इंडिया को अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने ऑल रिक्वायरमेंट्स के लिए डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी रशिया के पास लिमिटेड सोर्स है, दैट इज इंडिया एंड चाइना, जिसको ये बेच सकता है। अब क्योंकि इसी यही दो अगर पार्टनर हैं, यही दो पार्टनर हैं, अब भाई आप समझो आपके पास एक कोई दुकान है जिसमें आप सिर्फ दो लोगों, किसी लोगों को सौदा दे सकते हो, तो भाई आप वो देखोगे ना कि यार दोनों हमसे खरीदें तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि
आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है, डिमांड कम है, तो भैया आपको अगर अपनी सप्लाई कंटिन्यू करनी है तो उसको आपकी लो प्राइस करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे जब रशिया एज अ प्लेयर निकल के आएगा जहां पे इसके पास मल्टीपल कंट्रीज होंगी टू सप्लाई दी ऑयल, तो फिर भैया वो इन दोनों कंट्रीज के बारे में क्यों ही सोचेगा, फिर वो अपने प्राइस हाई करेगा। क्यों? क्योंकि भैया डिमांड तो है लेकिन सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है ना, सप्लाई अब हाई कॉस्ट पे कर दी जाएगी। सो उसी के अकॉर्डिंग हमें इंडिया को क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एंड इसी के अकॉर्डिंग हम सोचते हुए अभी हम कुवैत में भी गए थे, जिसको मैंने कुवैत वाली वीडियो में कंप्लीटली कवर किया था। ठीक है, सो अब तो समझ गए होगे। आगे देखो, यूक्रेन के टाइस भी हमें मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया यूक्रेन से हम वीट वगैरह परचेज करते हैं ना, इसीलिए भैया आपको पता होना चाहिए कि इंडिया यूक्रेन से वीट मतलब इंपोर्ट करता है। ठीक है, सो एनहेंसिंग टाइज विद द यूक्रेन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स पोस्ट कन्फ्लिक्ट। जब भी कभी कन्फ्लिक्ट खत्म हो तो हम ये नहीं चाहते कि यार यूक्रेन हमारा एक नया दुश्मन निकल के आया है ना, सो यूक्रेन के साथ भी हमें मतलब एज अ फ्रेंडशिप रखनी होगी। आगे देखो, मल्टीपोलर एडवोकेसी मतलब अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉज वाइल एडवोकेसिंग फॉर दी मल्टीपोलर वर्ल्ड। हम हमेशा ये इंश्योर करते हैं, बीइंग इन इंडिया हमने हमेशा ये इंश्योर किया है कि ऑटोनॉमी या फिर मोनोपॉली हमें देखने को ना मिले, हमेशा मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे। मल्टीपोलर वर्ल्ड के फायदे क्या होते हैं कि हमेशा एक कंपटीशन की भावना होती है, जो कि फेयर कंपटीशन होनी चाहिए, जहाँ पे कंट्रीज एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से आगे निकलना भी चाहती हैं। ठीक है, सो होप सो यार आगे समझ में आ गया होगा टॉपिक, है ना।